एवरीवन, वेलकम बैक टू अफेयर्स ग्रिड। और ऑर्थोनॉमिक्स के सीरीज में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 1 पर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया, आज रिलीज हुआ 2025-26 को लेकर। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको हम एक ही पार्ट में ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को समझना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हड़बड़ी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में लेकर आऊँगा। एक पार्ट जो कि मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या ज़रूरी है और ये प्रीलिम्स और उसके साथ साथ मेंस के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मेंस में अपना जीएस पेपर 3 है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस आने की जो संभावना है वो थोड़ी कम बनी हुई है इस बार भी, लेकिन फिलहाल हमें देख लेना है, जान लेना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनेगा वो बनेगा कि कुछ जो इसमें योजनाएं और प्रोग्राम्स की बात की गई है, गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं, कुछ योजनाएं हैं या पॉलिसीज हैं, वो कुछ इसमें डिस्कस किया गया है इसमें, और जब वो हाईलाइट होती हैं तो क्वेश्चन सीधा सीधा उस प्रोग्राम से बनता ही बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि जैसे एक बेसिक टर्म कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होता है ना, क्लोज हो रहा होता है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस होता है उसमें कि क्या पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में क्या काम हुआ। और ये तैयार करता है इकोनॉमिक डिवीजन, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का एक इकोनॉमिक डिवीजन होता है, वो इसको तैयार करता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और ये किसकी गाइडेंस में तैयार होता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, उनके गाइडेंस में ये तैयार किया जाता है। तो अगर आप देखिए तो इकोनॉमिक सर्वे जो है फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव करता है, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट में भी कौन रखता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर उसे पटल पर रखते हैं। यानी कि पार्लियामेंट में भी अगर आप देखेंगे तो ये लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर रखा जाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर इसको रखते हैं। पहली बार इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट किया गया था कब, 1950 टू 51 में इसको प्रेजेंट किया गया था, और 1960 तक ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता रहा। उसके बाद आप देखेंगे तो इसे बजट के साथ लाया जाना शुरू किया गया। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इसी तरीके से चलता रहा, और फिजिकल डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इसमें हर एक सेक्टर की दी जानी लगी। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसमें आप 2010 से 2011 टू 2020 टू 21, इसके बीच का अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया था 2 वॉल्यूम से। 2 वॉल्यूम आते थे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, आपने पहले देखा भी होगा। लेकिन अभी का अगर आप देखेंगे कि एट प्रेजेंट जो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने इसको क्या कर दिया है कि एक ही वॉल्यूम में लेकर आने की बात की है, जो कि बी अनंत नागेश्वरन है। ये जब से बने हैं 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से सर्वे जो है एक ही वॉल्यूम फॉर्मेट में अब आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस इसको जारी करता है। अभी कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी। इसके अलावा आप यूपीएससी का अलग एग्जाम, जैसे सीडीएस का एग्जाम है या अदर जो एग्जाम होते हैं, ईपीएफओ का एग्जाम है ना, इन सभी एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। इसके अलावा आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी करते हैं तो वहां भी क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली लाया तो जाता है बजट से एक दिन पहले। जैसे अभी आप देखेंगे 2017 से क्या हो गया कि बजट 1 फ़रवरी से लाया जाता है ना। उससे पहले हम लोग देखते थे कि उससे पहले 1 मार्च को लाया जाता था, तो अब 1 महीना पहले कर दिया गया है। और तो ताकि 2 महीने का डिस्कशन का फरवरी और मार्च का टाइम मिल जाए और अप्रैल से बजट को लागू कर दिया जाए। 2017 में 1 फरवरी से लाया जाता है, तो यानी कि इसको 31 जैन को आना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे 29 जैन को ही इस बार 2 दिन पहले ही पेश कर दिया है। ठीक है, तो बजट तो आएगा 1 तारीख को ही, 1 फ़रवरी को आएगा। 1 फ़रवरी को संडे है, लेकिन फिर भी बजट आएगा ही। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि बजट से एक दिन पहले होता है, इसमें पूरा असेसमेंट और रिकमेंडेशंस होती हैं कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में क्या काम हुआ, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। और ये जो रिकमेंडेशन होती है दोस्तों, इन रिकमेंडेशंस को मानना या ना मानना ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाइंडिंग नहीं होती है कि बजट में उनको शामिल किया जाए, लेकिन इसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी जाती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर यूनियन गवर्नमेंट है, इस पर अपना देखती है कि इस सर्वे के अकॉर्डिंग हम आगे और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि इकोनॉमी को दिखाता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या क्या चीजें किया है।
तो इन्हीं सब चीज़ों पर बेस करके इस बार का भी इकोनॉमिक सर्वे आया है। तो जो आइए बात करते हैं अब कि जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आया, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रोजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जीडीपी। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी ग्रोथ है, इससे क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। इसमें ये बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमी ऐसे टाइम पर, यानी कि जो पूरी दुनिया की जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है, हर कोई एक दूसरे को मारने पीटने पर लगा हुआ है, रशिया यूक्रेन को, इधर ईरान अमेरिका का चल रहा है, इसराइल का फिलिस्तीन का चल रहा है, इसराइल और ईरान का चल रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इधर अभी हम देखा कि अमेरिका अलग ही जो लेवल पर काम कर रहा है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, है ना, वो कभी वेनेजुएला को गायब उठा लेते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट को। इधर हम देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर भी वो अपना एक अलग नज़र लगाए बैठे हुए हैं। तो एक ग्लोबल जो सिचुएशन है, इस पूरे ग्लोबल सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी मजबूती के साथ वो खड़ा रहा है और लगातार वो आगे बढ़ रहा है। जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्ट की है ना, वो आप देख सकते हैं कि 7.3 फॉर द करंट ईयर एंड 6.4% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027। ये किसने कहा है? आईएमएफ ने कहा है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने 2.7% ऑफ द करंट ईयर इस साल के लिए बोला है, और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कितना बोला है? 6.5% बोला। यानी कि अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2027 का फोरकास्ट कितने से कितने के बीच में रहने वाला है? 6.8% से लेकर 7.2% जो है इंडिया की जीडीपी रहने वाली, जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो इतना रहने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है, इसके बाद भी इंडिया की इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये अपने आप में चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल पॉलिसी लगातार एक अलग सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि जियो पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाई देते हैं। एनर्जी एंड फाइनेंस को वेपनाइज किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है ऑन टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी चीजें जैसे फ्री ट्रेड को लेकर एक डर बना हुआ है, एफटीए को लेकर डर बना हुआ है। हालांकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई ट्रेड को लेकर, और इसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी सिचुएशंस के बीच में जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, उन सब के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि ग्रोथ लगातार उससे दिखाई दे रही है। तो ऐसा इस इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो प्रोजेक्ट किया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रहने वाला है, या जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ 6.8 टू 7.2% ये फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए रहने वाला है। तो इतना ये प्रोजेक्टाइल किया गया है। इसी के साथ ही आगे अगर आप देखोगे तो ब्रॉड बेस पे रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि रियल जीवीए की बात की जाए, है ना, तो ये इंडस्ट्री टोटल कितना रहने वाला है? तो टोटल ये बोला गया है इसमें, इस 7.3 इस तरीके से किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात की गई है इसमें। एग्रीकल्चर का जीवीए, इंडस्ट्री का जीवीए, सर्विस सेक्टर का जीवीए, ये तीनों ही सेक्टर में अगर आप एग्रीकल्चर का देखेंगे तो थोड़ा डाउन जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे कि तो जो फाइनेंशियल ईयर 2006 रहेगा, इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, उसमें काफी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस बार का जो होगा वो ज्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। इसके पीछे का जो रीजन होगा ना कि भाई 7% तक जा रहा है, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है कि कुछ एरिया में, है ना, कुछ जो चेंजेस किए गए, है ना, कुछ रिफॉर्म्स किए गए। जैसे आप देखिए कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपेक्स का आपने लास्ट ईयर भी सुना होगा। लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें भी कैपेक्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। कैपेक्स यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई थी। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हम लोग पढ़ते हैं जब बजट पढ़ते हैं, जो फिस्कल पॉलिसीज पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करते, बल्कि गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एसेट का क्रिएशन होता है, तो गवर्नमेंट को उससे कुछ ना कुछ लाभ बोलता है। तो गवर्नमेंट ने लगातार जो है कैपेक्स पर फोकस किया है, सस्टेनेबल कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि लेबर इनपुट यानी लेबर से रिलेटेड जो बहुत सारे कोड्स, लेबर कोड्स वगैरह, ये सबको लेकर आया है।
ताकि एक अच्छा आउटपुट लिया जा सके। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी डिजिटल पब्लिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन है और एफिशिएंसी गेन पर भी यहाँ पर बात की गई है। यानी कि स्ट्रॉन्ग माइक्रो फंडामेंटल एंड सस्टेनेबल रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसकी वजह से हमें जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें लगातार इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 को लेते हुए 25-26 को लेते हुए हमें जीवीए में काफी बढ़ोतरी दिखाई देगी। और हम सभी जानते हैं कि सर्विस सेक्टर का जीवीए सबसे ज्यादा रहता है हमेशा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9.1% का इस बार का प्रोजेक्टाइल किया गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन में अगर आप बात करेंगे वही कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया है। इसमें बताया फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल करने का मतलब है कि इस बार हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं एंड एक्सपेंडिचर्स जो हमारे हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन में हुए हो, कैपिटल के फॉर्मेशन या कैपिटल के क्रिएशन में खत्म हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमने उसको केवल और केवल किसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च किया है या फिर ऐसे खर्चों में किया है, ऐसी जगहों पे खर्च किया जहां से हमें कोई रिटर्न नहीं आने वाला है। यानी कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट का जो इनकम है, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, इसे क्या कहा जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कहा जाएगा। इसको आप ऐसे आराम से समझ सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो 10,000 रुपीज की है मंथली, ठीक है, लेकिन आपका जो खर्चा है वो 12,000 रुपए का है। तो आप क्या है कि हर महीने 2,000 रुपए माइनस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये जो 2,000 रुपया है इसको पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं से क्या करेंगे, लोन लेंगे। और यही लोन क्या है, आपका डेफिसिट है। क्या है ये, डेफिसिट है, महीने का एक घाटा है। तो गवर्नमेंट ने इस घाटे में कमी दिखाई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो टारगेट रखा गया था लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें टारगेट ये रखा गया था कि 4.9%, ठीक है, 4.9% ऑफ जीडीपी का हम फिस्कल डेफिसिट रखेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ये उससे भी, जो टारगेट रखा है हमने उससे भी कम क्या किया है, फिस्कल डेफिसिट किया है, यानी कि 4.8%। तो ये अच्छी खबर मानी जा रही है कि जो बजट एस्टिमेट हमने लगाया था लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025 के बजट 25 के बजट में, तो उसमें हमें ये देखने को मिला 25-26 के बजट में कि 4.9% ऑफ जीडीपी का, ठीक है। लेकिन इस बार कहां पर हम पहुंच गए, उससे भी कम पहुंच गए, जो कि अच्छी बात है, 4.8% पर। और टारगेट जो रखा गया है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 को लेकर, तो इस टारगेट को सेट किया गया है 4.4% पर, यानी कि फिस्कल जो डेफिसिट है वो जीडीपी का इतने तक लाने की उम्मीद बताई जा रही है। जो कि इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इतना 4.4% का टारगेट इस बार रखने की बात की गई है, सजेस्ट किया गया है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और 25 में अभी हमने देखा कि 4.8% हमने प्राप्त किया है। तो आप एक तरीके से देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 21 में आप देखेंगे 9.2% ऑफ जीडीपी था किसका, क्या था, फिस्कल डेफिसिट था, जो सरकार का घाटा होता है। तो आराम से चीजों को समझते हुए चलिए तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने रेवेन्यू बाउंसी, रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा अच्छे से हुआ, कंटिन्यू कैपेक्स पर हमने काम किया, इंप्रूव किया फिस्कल ट्रांसपेरेंसी को, यानी कि जो ब्लैक मनी जनरेशन हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, उसको खत्म किया गया किसी ना किसी तरीके से। और फिस्कल ट्रांसपेरेंसी यानी कि हर तरीके का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है देश में उसके बारे में पता गवर्नमेंट को चल रहा है। तो इससे काफी सारी चीजें कम हुई। कंटिन्यू डेफिसिट रिडक्शन अलोंग द क्रेडिबल पाथ। तो यहाँ पे इन सब चीजों से हमें देखने को मिला कि कैसे पूरा जो फिस्कल डेफिसिट है ये गवर्नमेंट का कम हो रहा है, यानी गवर्नमेंट का घाटा कम हो रहा है, सरकार का घाटा कम हो रहा है। और सरकार के इस घाटे की कमी की वजह से हम क्या देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करी। तो जो अच्छी फिस्कल पॉलिसी या जो फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो ये बताता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी कंट्री का कितना स्टेबल है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन था। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि रेवेन्यू कैसे बढ़ा, तो देखो एक और बात, सीधी सी बात होती है कि गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उस इनकम में जो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो क्या करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट करता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी आप देखेंगे कि जो टैक्स रेवेन्यू है ये काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप अगर एक प्री पेंडेमिक एवरेज देखें फाइनेंशियल ईयर 16 से 20 तक का जो देखेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो था जीडीपी का वो 8.5% था, जो कि बाद में 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 25
तक अगर आप देखेंगे तो ये जीडीपी का 9.1% हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट के ऐसी रिसिप्ट होती हैं मेनली जिस पर गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, बल्कि उनकी इनकम में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्ट टैक्स की बात आप करोगे तो डायरेक्ट टैक्स अभी का जो फाइनेंशियल ईयर रहा, फाइनेंशियल ईयर 25 में, तो 59% टोटल रेवेन्यू का 59% डायरेक्ट टैक्स से आया। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स आपका होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो वहां से उनको मिला। जबकि आप प्री पेंडेमिक की बात करेंगे, यानी कि आप मान लीजिए कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 20 तक का आप बात करेंगे, तो वहां पे 52% हुआ करता था इसका शेयर डायरेक्ट टैक्स का। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर अगर आप देखेंगे तो 41%, जैसे जीएसटी है, ठीक है, तो उसको लेकर तो इंक्रीज इन शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की जो इनकम का सोर्स है, रेवेन्यू जो हो रहा है किससे, इनकम टैक्स से, तो इसका आप देखोगे तो इसका शेयर काफी बढ़ा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में आप देखोगे तो यहां तक आते हैं 59% हो गया इन कंपैरिजन टू प्री पेंडेमिक एवरेज। अगर आप निकालोगे डायरेक्ट टैक्स का 52% उससे, तो इससे क्या हुआ है, इससे डायरेक्ट टैक्स बेस बढ़ा है और गवर्नमेंट का इनकम सोर्स बढ़ा है। अब सीधी सी बात है, जब आपकी इनकम बढ़ेगा और आप अपने खर्चों को मिनिमाइज करना शुरू कर देंगे, कम करेंगे, तो आप सीधी सी बात है आप घाटे में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भी काफी फाइल हुए हैं, जहां आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न केवल 6.9 करोड़ लोगों ने ही फाइल किया, का ही फाइल हुआ था, लोगों का नहीं, इतने रुपए का फाइल हुआ था। वहीं अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में कितना 9.2 करोड़ का फाइल हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है। अब आप इसके बीच में जब डिफरेंस आप देख सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो बढ़ा है। यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, जहाँ 2.4% था वहाँ 3.3% हो गया है। वहीं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो जो टोटल टैक्स रेवेन्यू जिसमें आप क्या आ रहा है आपका, जो टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आ रहे हैं, तो 11.5% रहा है, जो पहले 10.8% रहा था। तो ये गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है। जब इनकम बढ़ी है तो सीधी सी बात है भाई, घाटा तो कम होगा ही होगा। तो मेजर पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में काफी सारे सिंप्लीफाइड टैक्स किए गए हैं, और आगे आने वाले टाइम में ये कहा गया है कि और ये रिकमेंड भी किया गया है कि आने वाले टाइम में टैक्स में कुछ डायरेक्ट टैक्स जो है उनमें कुछ रिफॉर्म किए जाने की जरूरत है, और इनकम टैक्स और जीएसटी में के स्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। एफडीआई और इंसॉल्वेंसी जैसे जो रूल्स हैं, ठीक है, उनको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, इंसॉल्वेंसी के फ्रेमवर्क पर भी काम करने की जरूरत है, ऐसा इसमें बोला गया है। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज तो हम लोग मेंस और प्रीलिम्स के माध्यम से जो अभी पीछे का आप लोगों ने देखा है ना, पीछे का जो ये सारी चीजें देखी, प्री और मेंस, इसमें एक आराम से क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पे प्री को लेकर क्वेश्चन बड़े आराम से स्टेटमेंट बन सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में डायरेक्ट टैक्स का शेयर बढ़ा है। एक स्टेटमेंट तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि प्री पेंडेमिक एवरेज से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर में कमी देखी गई है। ठीक है, में कमी देखी गई। तो स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे या गलत हो जाएंगे, जैसा भी वो करे। तो स्टेटमेंट इस तरीके से आपके प्रीलिम्स में बनेंगे और मेंस में तो काम आएगा ही आएगा। आप देखें जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म हुआ, और इसमें आपने देखा कि 2 रेट्स स्ट्रक्चर रखा गया, 18% स्टैंडर्ड एंड 5% मेरिट तक रखा गया, 40% डीमेरिट यानी कि जो सिन गुड्स हैं, है ना, और उसमें सेस भी इंक्लूड किया गया। जो सिन गुड्स हैं जैसे शराब है, तंबाकू है, ऐसी जो चीजें हैं उसको इसमें शामिल किया गया। तो अब आप देखेंगे कि जो चैनल है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कैसे इनकम बढ़ी। तो कंजप्शन बूस्ट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हुआ है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी जैसे टैक्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है या अदर जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सभी खत्म हुए हैं। इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल को भी बढ़ाया गया है। तो इन सब चीजों से जीडीपी बढ़ा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, तो इससे क्या हुआ है कि पॉलिसीज बनाना बहुत इजी हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ रिलायंस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन टू मेक इन इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है, जैसा कि सेमीकंडक्टर है
और सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंस के सेक्टर को प्रायोरिटी देने की बात की गई है। इंडिया में सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए, क्वालिटी इंप्रूविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड और इंक्रीज ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड इंडियन प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, क्वालिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो इंडियन प्रोडक्ट हैं वो दुनिया भर में एक्सेप्ट किए जाएंगे, उनका डिमांड बढ़ेगा, यानी कि हम मैक्सिमम क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो सीधी सी बात है डॉलर का इंडिया में आएगा और इंडियन करेंसी और मजबूत होगी। इंडिया का जो ट्रेड है ना, ट्रेड डेफिसिट जो हमेशा रहता है, अभी हम इसमें बात भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप लोग अच्छे से ध्यान से कर सकते हैं और इजी वे में चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी अफेयर्स ग्रेड को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये वो चैनल है जो जहाँ पर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे इकोनॉमी बेस्ड ही टॉपिक्स पर मैं बात मैक्सिमम करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट आपने पढ़ा होगा कि मनी मार्केट होता है एक, है ना, मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि 365 डेज से कम का जो इन्वेस्टमेंट होता है मनी मार्केट। एक कैपिटल मार्केट होता है अपना, जो कैपिटल मार्केट होता है इसमें आप देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है 365 डेज से ज़्यादा का होता है। तो आपने प्राइमरी मार्केट का नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का नाम सुना होगा। तो रिसेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि आईपीओ बहुत सारे आए बहुत सारी जगहों के। इसके अलावा जो प्राइमरी मार्केट है वो उसमें एफडीआई का आना, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनका आना, और प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स है मेनली जो शेयर बेचे और खरीदे जा रहे हैं उससे, तो इक्विटी प्लस डेप्ट के रिसोर्सेज मोबिलाइज होना, तो ये चीज़ भी काफ़ी दिखाई दी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 218.3 का प्राइमरी मार्केट देखेंगे, जिसमें शेयर मार्केट वगैरह की बात की जाती है ना, और शेयर्स इशू किए जाते हैं। आईपीओ की अगर आप बात करेंगे तो फाइनेंशियल 2025 में 320 का इसमें आईपीओ आया, तो ये देखने वाली बात होगी, ये इंपॉर्टेंट रहा इस समय। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना होगा कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो रेगुलेटरी डेवलपमेंट हुए कुछ, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ रेगुलेशन, तो इसने कुछ रेगुलेशंस दिए, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आरबीआई हैज कंसोलिडेटेड ओवर 9000 एग्जिस्टिंग सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस इशू किए गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजों को लेकर। पब्लिक सेक्टर बैंक इंट्रोड्यूस द क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक ने क्रेडिट यानी कि लोन देने की बात को लेकर इजी किया चीजों को, तो इस पर बात आपको कर ली होगी, पढ़ना पड़ेगा। आरबीआई फ्री एआई, है ना, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एंड इंस्टीट्यूशन टू लेवरेज एआई व्हाइल मैनेजिंग इट रिस्क। तो यहाँ पर जो रिस्क है आरबीआई किसी भी तरीके से फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पर आरबीआई का फ्री एआई स्ट्रक्चर भी दिया गया। तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स किए। कैपिटल मार्केट में आप देखोगे तो इस चीज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, द सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025, ठीक है, इसने रिपील और रिप्लेस किया किसको, SCRA 2056, सेबी एक्ट 1992 एंड डिपोजिटर्स एक्ट 1996, इन सबको एक करके या उनमें चेंजेस करके सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 को लाया गया। इस क्या है कि कंसोलिडेटेड इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट लॉ इनटू द सिंगल फ्रेमवर्क। इसका एक उद्देश्य है कि एक फ्रेमवर्क में इन सभी कानून या नियमों को, रूल्स को लाया जाए। तो कैपिटल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आराम से बनेगा। इसके अलावा सेबी ने लॉन्च किया इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन टूल, जैसे सेबी चेक, सेबी वर्सेस स्कैम, ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन टूल्स लाए गए। इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया ESG डेप्ट फ्रेमवर्क, एक्सपेंडेड म्युनिसिपल बॉन्ड्स आउटरीच, ठीक है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स आपने सुने होंगे, गाजियाबाद म्युनिसिपल बॉन्ड, ऐसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लेकर आया। इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे बहुत इजीली प्रीलिम्स से बनेगा। मैं इसमें अभी इतना डीप में नहीं जाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इन सब के लिए अलग से क्लासेस आती रहती हैं डेली में, टॉपिक्स जो होते हैं इकोनॉमी के उनको डालता रहता हूँ, करंट इश्यूज रहते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ों को कवर किए करता रहता हूँ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो और डेली बने रहो मेरे साथ। तो यहाँ इन सब चीज़ों से क्वेश्चन, जैसे सिक्योरिटी मार्केट कोड 2025 है,
तो इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है, क्योंकि ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे में। इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए तो सबका बीमा सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 2025 वाज नोटिफाइड 21 दिसंबर 2020। देखिए अब ज्यादा पुराना नहीं है। अब इससे अगर क्वेश्चन बन जाए प्रीलिम्स में तो भाई सरप्राइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कि अगर आप सरप्राइज हो जाए कि भाई सबका बीमा सबकी सुरक्षा, सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025 से क्वेश्चन क्यों आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए इंक्लूडिंग हायर एफडीआई लिमिट, कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाइड किया गया इंश्योरेंस रेगुलेशंस को, और इसके साथ साथ पॉलिसी होल्डर्स को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की, उनको प्रोटेक्शन दिया गया ताकि फ्रॉड ना हो किसी तरीके का। इसके साथ साथ इंश्योरेंस गवर्नेंस विद इंडिया डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को भी शामिल इसमें किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट से पूरी संभावना है क्वेश्चन बनने की, बैंकिंग सेक्टर से तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनता ही बनता है इकोनॉमी में। ये तीनों सेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आप देख रहे हो क्या है, ये सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है, सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है इसमें। और आप जब पढ़ते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो वो तो इसी में आता ही आता है। कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हो तो कैपिटल मार्केट से सीधा क्वेश्चन एक बनता है प्रीलिम्स में। अगर आप मेरे से एग्री है तो कमेंट में यस जरूर लिख देना और जय हिंद जरूर बोल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखें माइक्रो क्रेडिट को लेकर काफी काम हुआ, जैसे पीछे अभी हमने देखा कि यहाँ पर माइक्रो लेवल पर क्रेडिट बहुत काम किया गया। पब्लिक सेक्टर बैंक इंट्रोड्यूस द क्रेडिट असेसमेंट मॉडल ऑफ द ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस, है ना। तो छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, लाइक अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है यानी कि पीएम स्वनिधि है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो ये योजनाओं के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए प्रीलिम्स में। हालांकि ये पीछे कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन अगर आ जाए इस बार भी क्वेश्चन तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसमें क्या बताया गया है कि लगभग 55.5 करोड़ लोन्स अकाउंट किए गए क्रॉस, और डिसबर्स कितने किए गए, 36.14 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट किया जा चुका है अक्टूबर 2025 तक। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेस दिया गया, 69% ऑफ ऑल माइक्रो लोन्स जो है वुमेन्स के लिए दिया गया इसमें, और 15.6 लाख करोड़ डिसबर्स किया गया अक्रॉस 3.3 करोड़ अकाउंट्स फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड अदर माइनॉरिटीज के लिए, यानी कि माइनॉरिटीज के विकास की बात भी इसमें इन योजनाओं के अंतर्गत की गई। स्वनिधि में आप देखेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि में तो आप 20% ऑफ 2023-25 इसमें बोरोवर्स इंप्रूव हुए हैं, बड़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। 2023 में जितने थे उनसे 20% ज्यादा 2025 में बढ़े। तो स्वनिधि का लाभ अक्सर लोग ले रहे हैं, एम्पावर किया जा रहा है माइनॉरिटी। 33% ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ वुमेन, वुमेन जो है इसमें 33% बेनिफिशरीज हैं, 64% है ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये चीज हमको इसमें दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ एनपीए का जो रेट है वो 10% से कम हुआ है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, नहीं पढ़ा है तो बस बने रहिए मेरे साथ, आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है इसमें आप देखोगे कि क्या होता है कि बैंक को अगर किसी दिए गए लोन पर 90 डेज से ज्यादा समय हो गया है और उस पर ना तो कैपिटल अमाउंट मिला है उसको और ना ही इंटरेस्ट उसको कोई भी किसी तरीके का मिला है, तो वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। एनपीए के भी 3 टाइप्स होते हैं और फिर उसको घोषित कर दिया। तो ये सारी चीजें कम हुई हैं, इंप्रूव हुआ है इनकम बहुत से हाउस होल्ड का इसके थ्रू। तो पीएम स्वनिधि को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि क्वेश्चन आराम से बन सकता है इससे भी। एक्सटर्नल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सेक्टर में सर्विस ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके सर्विस ट्रेड कंटिन्यू टू बी अ की ड्राइवर ऑफ इंडियन ट्रेड परफॉर्मेंस। अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखिए तो सर्विस से ये तीनों सेक्टर है। टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल में भी फिर एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है और एक सर्विस एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्या होता है, जिसमें गुड्स को आप एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से बाहर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या आपको दिखाई देगा कि सर्विस सेक्टर का हमेशा से ही, चाहे वो आप यहाँ इसमें 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 देखें, ठीक है, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर इन सबका कंपाउंड एक तरीके से परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो 2020 से 25 के बीच में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है वो क्या सर्विस एक्सपोर्ट हुई है, यानी कि 12.7% जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट हुई है।
आप सर्विस एक्सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ये डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ता रहा है। ठीक है, तो यहाँ जैसा हम पहले से जानते हैं कि सर्विस का लंबे समय से एक्सपोर्ट रहा है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो टर्म है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंक्लूडेड इन पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए, ठीक है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किए गए पिछले 5 सालों में। किन किन के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं मिला है स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो नोट बना लेना, लिख लेना। जैसे इंडिया मॉरिशस CECPA 2021 में हुआ, इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2022 में हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA तो ये 2022 में हुआ, इंडिया EFTA और TEPA यानी कि जो नीदरलैंड है, ऐसे जो कंट्रीज हैं, है ना, उनके साथ जो टारगेट हुआ 2000 जो एग्रीमेंट हुआ 2024 में। इंडिया UK CETA येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, अभी ये इम्प्लीमेंटेड होने वाला है 2025 में, अभी हुआ। इंडिया ओमान जो है आप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ 2025 में हुआ, ये भी इम्प्लीमेंटेड है। इसके साथ साथ इंडिया न्यूजीलैंड FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, नेगोशिएशन कंक्लूड हुआ है रिसेंटली। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो इंडिया यूरोपियन यूनियन FTA नेगोशिएशन कंक्लूडेड। अभी आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन, अपने जो रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया था, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट आए हुए थी, और अभी हमने ये कंक्लूड किया है। तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इंडिया के ये 8 ऐसे जगह हैं जहां से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंक्लूड हो चुके हैं लास्ट 5 ईयर में। इनके साथ या तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी ऐसे टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा जिसे टैरिफ कहा जा रहा है, जैसे अमेरिका कर रहा है ना, वो नहीं लगेगा, या फिर अगर लगेगा भी तो बहुत कम चीजों पर लगेगा, कुछ चीजों पर लगेगा, और बहुत माइल्यूट सा लगेगा। मान लीजिए किसी पर 2% लग रहा है, किसी पर 1% ही लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है कि 20% 25% ऐसे लगा दिया पूरा, जैसे 50% लगा दिया, है ना, 100% लगा दिया, है ना, ऐसा नहीं होगा इसमें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंडर नेगोशिएशन, किनके साथ अभी नेगोशिएशन में है, आने वाले समय में हो सकता है कि इनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया श्रीलंका है, इंडिया पेरू है, इंडिया चिली है, इंडिया USA के साथ अभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चल पर बात हो रही है, जैसा अभी टैरिफ के बाद ये मामला सामने आया था। इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात हो रही है अभी, और इंडिया कोरिया के साथ बात हो रही है, अपग्रेडेड नेगोशिएशन है, पहले से ही है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बट उस पर कुछ अपग्रेड करने की बात, इस पर नेगोशिएशन हो रही है। आसियान और इंडिया के बीच में अभी रिव्यू चल रहा है, ऑनगोइंग है, इस पर आगे आने वाले समय पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितने देशों के साथ हो गया, तो 8 देशों के साथ है, और कौन कौन से हैं, किन के साथ अभी रिसेंटली हुआ, किन किन मामले में हुआ, ये ध्यान रख लेना है। तो भाई एक बार फिर से कहूंगा भाई, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। क्वेश्चन आराम से बनेगा, और बन जाए तो सरप्राइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस बार के प्रीलिम्स में। इसके अलावा आप देखेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि काफी समस्या रहता है जब हम ट्रेड की बात करते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट काफी बड़े पैमाने पर रहता है, और सब में आप देख सकते हो कि नेट मर्चेंडाइज, नेट सर्विस, नेट ट्रांसफर्स, नेट इनकम, CF, इन सब के को लेकर जो है क्या डेफिसिट रहा है, उस पर बात होती है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की आप बात करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत बार बने बैलेंस ऑफ पेमेंट से, ट्रेड डेफिसिट को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। जैसे आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट है फैक्ट के रूप में, क्वेश्चन यह ध्यान रखना है। टॉप इकोनॉमिक्स बाय प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, तो इंडिया लीड कर रहा है वर्ल्ड में ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में। 2020 से 24 के बीच में आप देखोगे तो 114 बिलियन US डॉलर इंडिया ने खर्च किया है इसको लेकर, बाकी अदर कंट्रीज के मुकाबले। तो इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन
फॉर ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है इंडिया ने 114 यूएस डॉलर बिलियन बिटवीन जो एक ईयर है 20 से 24 तक, इतना अट्रैक्ट किया, इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने डिजिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू पाया है। इन्वेस्टमेंट स्पेंड डिजिटल सर्विसेज, डाटा सेंटर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को, इंडिया को मिला है। तो इंडिया इसमें लीड कर रहा है कि इसमें ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बन जाए तो फिर इसमें बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2015 वर्सेस 2025 को देखेंगे किस बेस पर, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बफर एंकर स्टेबिलिटी के रूप में। जैसे फॉरेक्स रिजर्व के मामले में अगर आप देखेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में 15 से 25 के बीच में आप आएंगे तो जहां तो फाइनेंशियल ईयर 2015 में 341.6 बिलियन डॉलर था, वहीं जनवरी 2026 तक ये 701.4 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी कितना बड़ा है, तो रिजर्व मोर देन डबल। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि डबल से ज्यादा हो गया है जो फॉरेक्स रिजर्व है। एक्सटर्नल डेप्ट कम हुआ है जीडीपी के मुकाबले। अगर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में 23.8% था जीडीपी का, वहीं अब कितना हो गया है 19.2% एक्सटर्नल डेप्ट हो गया है सितंबर 2025 तक का ये एंड है ये डाटा। तो एक्सटर्नल डेप्ट भी कम हुआ। तो देखो इन सब को स्टेटमेंट के रूप में रख सकता है यूपीएससी, एक कंपैरिजन स्टेटमेंट के रूप में रख सकता है प्रीलिम्स में। क्वेश्चन जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो साथ में क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं ऐसा आप माइंड में लेकर चलेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। कैसे कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक फाइनेंशियल ईयर 2015 में भारत के मुकाबले ऐसे पूछ लेगा, भारत ने फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष 2015 के मुकाबले 2025-26 में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं अगर एक स्टेटमेंट यहाँ पे बोल दे कि फाइनेंशियल ईयर या पिछले एक दशक में, एक दशक वन डिकेड भी लग सकता है, बहुत इजीली को मैनिपुलेट करता है यूपीएससी, बोल देगा लास्ट वन डिकेड, है ना, लास्ट वन डिकेड या पिछले एक दशक में भारत पर बाह्य ऋण यानी कि एक्सटर्नल डेप्ट जीडीपी का बढ़ा है। ठीक है, का किस पर, जीडीपी का बढ़ा है। तो इस तरीके से पूछ लेगा तो गलत है, या कह दे कि एक डिकेड में कमी हुई है तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इंपोर्ट कवर की बात करें तो जहां 8.9 मंथ्स इन द फाइनेंशियल 2015 में था, वहीं टू द 11.1 मंथ एज द 9 जनवरी 2016 में था। स्ट्रॉन्गर इंपोर्टर बफर के रूप में इंडिया काम कर रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर आप बात करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट में देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कौन करता है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें कमी आई है। अब जहां 1.32% था वहां -0.8% हो गया है। ठीक है, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, तो इसको मैनेज करता है रेमिटेंस, है ना। जो बाहर हमारे इंडियन लोग जो बाहर कमा रहे हैं वहां से जो पैसा वो भेज रहे हैं ना, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा थोड़ा बैलेंस रहता है, नहीं तो ये बहुत घाटे में जाएगा। तो कुल मिला के इंडिया एंटर 2026 विद स्ट्रॉन्ग बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक, यानी कि बाहर से लगने वाला जो अगर विदेशी अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में कोई गड़बड़ी होती है तो इंडिया की इकोनॉमी इस पर काफी अच्छे से इस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इस चीज को क्या कहा गया है कि बफर कहा गया है ना, ये बफर हमने बना के रखा हुआ है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इसमें कि इन्फ्लेशन सिचुएशंस क्या है। देयर इज अ गुड न्यूज ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट ऑफ द फूड प्राइस फॉल। लास्ट टाइम हमने देखा कि आरबीआई ने फोरकास्ट भी किया है कि एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो 2% का रखा गया है, वेल बिलो द टारगेट ऑफ 4%, है ना। देखो एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, आप लोगों ने इकोनॉमी बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है कि यूपीएससी और गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि 4% इन्फ्लेशन +2 होना चाहिए या -2 होना चाहिए। मतलब कि या तो मैक्सिमम 6% तक चला जाए और 2% तक मिनिमम रहे, 4% बीच में। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम इन्फ्लेशन है। इससे अगर ऊपर जा रहा है तो बहुत दिक्कत की बात है, और 4% से 6% के बीच में भी जा रहा है तो आरबीआई इस पर काम करना शुरू कर देती है।
जो क्वार्टरली एस्टिमेट लगाया गया 0.6% इन दिसंबर क्वार्टर एंड 2.9% इन द मार्च क्वार्टर की बात भी इसमें की गई है। तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसके बीच में इसको रखा गया है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे कि इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट सिंस बिगिनिंग ऑफ द सीपीआई सीरीज, ना सीपीआई यानी कि हम जानते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी के बेस पर इन्फ्लेशन को देखा जाता है और इसी के बेस पर हम देखते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है ना, मॉनेटरी पॉलिसीज इसी के बेस पर बनाती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि देखिए इन सबको आपने पढ़ा होगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम देखते हैं कि जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रखा जाता है, कोर इन्फ्लेशन में से वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स को निकाल, वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स यानी कि जो स्टेबल नहीं रहते, जैसे वेजिटेबल्स है, इनके प्राइस बहुत तेजी के साथ ऊपर नीचे होते हैं, क्रूड ऑयल है उनके प्राइस बहुत ऊपर नीचे होते हैं, एक जगह नहीं रहते। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसमें वॉलेटाइल होता है, तो आप देखोगे कि इस पे बहुत ज़्यादा तेजी के साथ फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो नीचे की तरफ आया, कोर इन्फ्लेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन तेजी के साथ नीचे गिरा है, माइनस हुआ है, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें हमें कमी, प्राइस में कमी देखने को मिली है। तो ये भी एक इन्फ्लेशन में कमी हुई है। इन्फ्लेशन क्या होता है इस पर हम लोग आगे बात करते रहेंगे। फैक्टर्स दैट मेड इन्फ्लेशन वेनिंग, यानी कि जो ऐसे फैक्टर्स आप ध्यान रखते हैं, देखो क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स में और मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से फैक्टर रहे हैं लास्ट वित्तीय वर्ष में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा है, उनका जो शॉक्स है उनको कंट्रोल रखा है। देखो, मॉडरेट इन्फ्लेशन इन ग्लोबल प्राइस ऑफ की मेटल, जो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, की मेटल्स हैं, जरूरी धातुएं हैं, उनके में इन्फ्लेशन हमें ग्लोबल लेवल पर बहुत मध्यम रूप में देखने को मिला है। तो अब सीधी सी बात है, देखिए अगर बाहर से रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा होगा वो इंडिया में आएगा, तो क्या होगा कि उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा उसका प्राइस भी महंगा हो जाएगा। तो इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रूप में आपने देखा होगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि एग्रीकल्चर अच्छा हुआ है ना। इस बार मानसून नॉर्मल था, अच्छा मानसून था, टेम्परेचर भी नॉर्मल था, अच्छा था, जिसने क्या किया कि एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में, कंट्री में कंडीशंस फेवरेबल रखी और इसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा हुआ। एग्रीकल्चर अच्छा हुआ है तो जैसे फूड के जो प्राइस हैं, फूड प्राइसेस हैं, वो भी बहुत कम रहे और हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो डाउन रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास फूड ग्रेन का अच्छा खासा स्टॉक है, हमने स्टॉक अच्छा रखा है। अगर मार्केट में किसी भी फूड ग्रेन की कमी आ जाती है तो हमारे पास स्टॉक है, हम उसकी सप्लाई को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। अगर जितनी डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग हम सप्लाई उसको रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि डिमांड ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और सप्लाई हमारी क्या है, कम है। तो इन्फ्लेशन तो कारण तो यही होता है ना, जिसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हम इसको क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रूप में पढ़ते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन यही तो हो जाता है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो फिर उस डिमांड की वजह से क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ गई। तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमने देखा कि जीएसटी रेट को रैशनलाइज किया गया कई कमोडिटीज पर, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की आप बात करोगे तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि आप देखेंगे इसकी वजह से क्या हुआ है, इनकम सिक्योर हुआ है, फूड सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हुई है। इसका कारण क्या है कि हमने डाइवर्सिफाई किया एग्रीकल्चर को, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज को हमने काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स रही, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसने फिशिंग और एक्वाकल्चर को काफ़ी बढ़ाया। लाइव स्टॉक का आप रेशियो देखेंगे, क्रॉप 4% रहा। ठीक है, जीवीए ग्रोथ, अगर एवरेज जीवीए ग्रोथ देखेंगे 2020 से 24 के बीच में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे मोनली तो 4.7% ये है। तो सबसे ज्यादा अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो किसमें, फिशिंग और एक्वाकल्चर में हमें देखने को मिला, जो पूरा फाइनेंशियल ईयर 20 से 24 के बीच में है। तो ये आपको किस में देखने को मिलता है, फिशरीज में, फिशिंग और एक्वाकल्चर में ज्यादा दिखाई देता है। इसमें पॉलिसीज आपको कंसिडर करनी होंगी, जैसे एथेनॉल प्राइसिंग और क्रॉपिंग इंसेंटिव्स, है ना, को काफ़ी बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एग्रीकल्चर में हमें इतना बढ़ावा मिल रहा है और आगे बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर्स को
कैसे यूज करना है, किस तरीके के सॉइल पर यूज करना है, क्रॉप के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इस पर पूरा काम किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। तो इनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, है ना, या प्रोग्राम चल रही हैं, योजनाएं चल रहे हैं, है ना, योजनाएं हैं, तो उनको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आप देखो, क्रॉप चॉइसेस शुड रिफ्लेक्ट लोकल सॉइल, रेनफॉल, मार्केट कंडीशन, इंश्योरिंग इकोनॉमिक एंड एग्रोनॉमिक्स अवेलेबिलिटी। मतलब कि जिस एरिया का जैसा क्लाइमेट है, जैसा वहाँ का सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स लगाई जानी चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो और रिसोर्सेज का भी सस्टेनेबल यूज किया जा सके। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे वाटर कम है, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी है, वहां पर अगर हम धान लगा दें, यानी कि राइस लगा दें, तो क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स के थ्रू या क्या करना होगा, कुओं के थ्रू पानी निकालना होगा। और इससे क्या होता है कि इससे जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, जहाँ पे पानी की कमी है वहां पर ऐसे क्रॉप्स लगाने होंगे जो कम पानी में भी उग जाते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, इन सबको। और वाटर वाले सरप्लस एरियाज में जैसे कि बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, साउथ इंडिया, जहां पर बारिश का पानी रहता है और पानी सप्लाई अच्छी है ना, वहां पर राइस को लगाना चाहिए। तो इससे रिसोर्सेज का यूज अच्छे से होगा। तो इन चीजों पर फोकस किया गया। गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज रही जिसने फार्मर्स को काफी सपोर्ट किया, जैसे पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जिसमें मिला, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, ये सभी वो स्कीम्स हैं मेरे दोस्तों। अगर आपने इन स्कीम्स को पढ़ लिया तो आपको 100% इन स्कीम्स में से, अभी आगे और स्कीम्स हैं, 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। जैसे नेशनल मिशन ऑफ ईडेबल ऑयल, नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल, पाम और एक ऑयल शीट को लेकर है। कृषि विज्ञान केंद्र, प्रमोशन ऑफ एफपीओज एंड कोऑपरेटिव्स, इंश्योरेंस सपोर्ट थ्रू पीएम फसल बीमा योजना, कृष्णोन्नति योजना है, और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। इन सबको देख लेना है अच्छे से। और ये भी है इनपुट सपोर्ट क्या कहाँ से मिले, हाई ईल्ड सीड, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई ईल्ड सीड, यानी कि जो आप देखेंगे हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनको देने की बात की गई। एंश्योर इरिगेशन थ्रू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कई बार क्वेश्चन बन चुका है, रिपीटेड है। फर्टिलाइजर सब्सिडी है, क्वेश्चन आराम से पूछेगा। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, फिर भी बनाएगा। एस्टेब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नहीं बना है, पूछ लेगा। फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर लाइव स्टॉक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना फॉर फिशरीज, जैसे अभी मैंने पीछे बोला, क्वेश्चन बनेगा, इन सब से क्वेश्चन बनेगा। एक और, जैसे इनकम सपोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। अभी बजट आएगा, बजट में कुछ चेंजेस होंगे, इसमें जरूर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है। इससे क्वेश्चन एक साल ड्रॉप करके पूछता है। अगर पिछले साल नहीं पूछा है तो इस साल 2026 के प्री में पूछेगा ही पूछेगा। प्रधानमंत्री महाधन योजना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा, और इस बार प्री में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा भी। तो ये वो स्कीम्स हैं जिनको हमें इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है। किसी भी तरीके से हमें ये नहीं छोड़ना है कि नहीं। तो आज का जो सेशन था अपना, इस सेशन में कोशिश ये की है मैंने कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट किया जा सके, और जो बेसिक्स टर्म्स हैं, अगर आपको बेसिक टर्म्स समझ में नहीं आते हैं तो अफेयर्स ग्रिड के साथ बने रहिए। मैं बेसिक्स टर्म्स को लेकर वीडियो डालता रहता हूं। जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट कर्व्स, है ना, जो इकोनॉमिक कर्व्स होते हैं ना, फिलिप्स कर्व है, कुनेट्स कर्व है, ये क्या होते हैं उनके वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। बेसिक आपका उससे स्ट्रांग होता रहेगा अगर आप उनके साथ बने हुए हैं। लेकिन इसमें इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे हमें ये बताता है कि बेटा यूपीएससी के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं जिसमें आपको इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्री में और मेंस में मिलेंगे, है ना। आपको इसमें पढ़ के इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, हमें इनको इसलिए पढ़ना है ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमें कौन सी स्कीम, कौन सी योजना है, इन्फ्लेशन क्या है, और ये सारी चीजें क्या क्या रही हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स और मेंस में बनते ही बनते हैं। तो आज के लिए पार्ट 1 है ना दोस्तों, ये क्या था आपका पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊंगा, लेकिन इस जो लास्ट तक बने रहे वो मेरा नाम जानेंगे कि त्रिभुवन जय सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए अफेयर्स ग्रेड के टेलीग्राम पर जरूर जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
पार्ट 2 मैं कल जरूर लेके आऊंगा आप सभी के लिए। सो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दो, और कमेंट में अपने जो रिकमेंडेशंस हैं वो लिख सकते हो कि क्या और किया जाना चाहिए, और इकोनॉमी में आपको कैसे टर्म्स चाहिए, क्या आपको समझ में नहीं आता है वो भी आप लिख सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन, जय हिंद।